हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है सीजीएल 2025 टीयर 1 के 13 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर। इसके पहले की वीडियोस में हमने 12 सितंबर के तीनों शिफ्ट के पेपर देखे और उसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, इसके लिए थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि आप आगे वीडियोज़ में भी बने रहेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यह है 13 सितंबर शिफ्ट 1 का पहला सवाल, जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों की वैल्यू दी हुई है और पूछ रहा है इनमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इस सवाल को बनाने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी ऐसा रिलेशन निकालने को बोले तो इसमें बस आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है। जब भी एक्स, वाई, जेड और ये नॉन नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए। जब ये नॉन नेगेटिव नंबर हो और एक से बड़े हों, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एक्स, वाई और जेड के बीच में जो भी रिलेशन होता है वही रिलेशन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के बीच में होता है। मतलब यदि हमें एक्स वाई जेड सीधा नहीं पता चल रहा है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो हम उसका स्क्वायर करके निकाल लेंगे। और यदि स्क्वायर करके हमें समझ में आ जाए कि कौन नंबर बड़ा है, तो इसके बीच में जो रिलेशन होगा सेम रिलेशन एक्स, वाई और जेड में भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो वापस से बैक कीजिए और फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो अब इस सवाल को बनाते हैं। इसमें आपको बोला है एक्स, वाई और जेड की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें हम स्क्वायर करेंगे पहले, क्योंकि ऐसे निकालने के लिए या तो मुझे √2, √3, √5 की वैल्यू रखनी होगी, जो कि इस सवाल में तो फिर भी आसानी से बन जाएगा, लेकिन जहाँ पे रूट की वैल्यू ज़्यादा दी हुई रहेगी जिस सवाल में, वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट अंडर 6 √2 इंटू √3। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर √1 प्लस 2 √5। जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 √2 का होल स्क्वायर 8 प्लस 1 प्लस 4 √2। क्लियर है? आपके पास अब एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर आ गया। ये है 5 प्लस 2 √6, 6 प्लस 2 √5 और ये है 9 प्लस 4 √2। अब रिलेशन यदि इसमें निकालिएगा आप, तो यहाँ पे देखिए 6 से बड़ा है ना 9, और 2 √5 से बड़ा है 4 √2। कैसे बड़ा है? तो 4 √2 को आप ये भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू इसका 1 2 हम लोग अंदर ले जाते हैं तो 4 हो जाएगा, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है। तो 4 से 1 2 हटा के हम लोग अंदर लेके चले गए, तो ये 4 अंदर जाएगा तो 2, सॉरी 2 अंदर जाएगा तो 4, 4 गुना 2 8 हो जाएगा ये। अब आप खुद बताइए कि इस 6 से बड़ा है ना ये 9, और 2 √5 से बड़ा है क्या? 2 √8। मतलब दोनों कंडीशन पे दोनों टर्म बड़े हैं, किसके? जेड स्क्वायर के। यानी कि वाई स्क्वायर से बड़ा होगा जेड स्क्वायर। ये क्लियर है? अब हमें एक्स के बीच में रिलेशन निकालना है, एक्स और वाई के बीच में। अब एक्स और वाई को देख लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि वाई स्क्वायर बड़ा हो गया जेड स्क्वायर से। अब या तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं हम यहाँ पे, या तो एक बार और स्क्वायर करके देख लेते हैं। यहाँ भी क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और स्क्वायर करेंगे। तो एक बार जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो एक्स का, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में 5 और वाई स्क्वायर में, दोनों में 5 तो कॉमन ही है ना, इसको हटा लेते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से यदि हम 1 प्लस 5 हटा लेते हैं तो ये क्या बचता है? 2 √6। और यहाँ से 5 हटा लेते हैं वाई स्क्वायर से, ये क्या बचता है? 1 प्लस 2 √5। इन दोनों में जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, क्योंकि दोनों में से मैंने 5 ही हटाया है। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 24, 6 चौके 24 हो गया ये। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 20 21 प्लस 4 √10, सॉरी 4 √5, यही आएगा ना? ठीक है, ये क्या है? एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 5 माइनस करके इसी सीरीज को कंटिन्यू रख रहे हैं अभी हम। तो ये आ गया 24 और ये आ गया 21 प्लस 4 √5। अब थोड़ी देर के लिए ये बात सोचिए कि यदि √4 भी होता ये वाला टर्म, तो ये कितना देता? 2 देता। और यदि √4 भी होता तो 2 देता। तो ये कितना हो जाता? 2 गुना 4 8
और ये टोटल कितना हो जाता, 8 + 21 29। मतलब ये √4 भी होता तो भी इसकी वैल्यू 29 होती, मतलब इससे ज़्यादा होती ना। लेकिन ये 5 है तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर की वैल्यू, मतलब एक्स से ज़्यादा वैल्यू होगी वाई की। क्लियर है अब? तो यहाँ से पता चल गया कि एक्स से बड़ी है वाई और वाई से बड़ी है जेड। ऑप्शन नंबर एक्स वाई जेड ए। ठीक है, देखिए इसमें आप सीधा सीधा ये भी कर सकते थे कि यहाँ तक तो हमें ये पता चल गया कि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बड़ी है वाई स्क्वायर से, है ना। ये हो जाएगा 6 + 2√5, ये हो जाएगा 5 + 2√6। ये तो हमें पता चल गया था कि जेड स्क्वायर बड़ी है, कैसे बड़ी है बता दिया मैंने। अब यदि इन दोनों में रिलेशन निकालना है तो आप सीधा इसका रूट भी रख दीजिएगा, रूट की वैल्यू। तो √6 की वैल्यू होती है 2.45 और √5 की वैल्यू होती है 2.23। ये तो याद होना चाहिए आप लोगों को। तो यदि √6 की वैल्यू 2.45 यहाँ रखिएगा तो 2.45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4.9 और +5 9.9 हो गया। ये यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6 + 2√5, √5 की वैल्यू कितनी आ गई 2.23 इंटू 2 4.46, ये आ जाएगा 10.46। ऐसे भी पता चल रहा है कि ये बड़ी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तो था ही। अगला सवाल देखते हैं। हर सेट की तरह इस सेट में भी 1 या 2 सवाल, 2 या 3 सवाल मैक्सिमम कैलकुलेटिव है, बाकी आसानी है। ठीक है, ये अगला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए कुछ बजट अलॉट हुआ, उसमें 3 कंपोनेंट थे। एक तो लैंड एक्विजिशन, मतलब ज़मीन खरीदना था, बिल्डिंग मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल था वो लेना था, और लेबर चार्जेस। 3 कंपोनेंट थे। ठीक है, तो क्या क्या थे, एक थे लैंड एक्विजिशन, एक था बिल्डिंग और एक था लेबर। ठीक है, लैंड, लेबर और बिल्डिंग, इनका रेशियो दिया हुआ था सवाल में कि इनमें जो भी बजट एलोकेट हुआ उसका रेशियो है 5:3:2, मतलब इस रेशियो में इनको बजट मिला। और उसके बाद इसमें कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ प्रोजेक्ट के टाइम पे, किसी का कॉस्ट बढ़ गया, किसी का कम हो गया। तो ये 5%, 10%, 20% करने के लिए हम अपने सुविधा के लिए इसको 5 3 2 को 50, 30 और 20 मान लेते हैं, ताकि इसका परसेंटेज निकालना आसान हो जाए। अब क्या हुआ कि लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट जो है 5% बढ़ गया, मतलब जो भूमि अधिग्रहण का लागत था वो 5% बढ़ गया। यानी कि 50 का जब 5% बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 50 का 10% 5, 5% कितना हो गया 2.5। अगला बोला है 2.5 से बढ़ गया। अगला बोला है कि जो कंस्ट्रक्शन था, निर्माण सामग्री, उसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो 30 का 10% कितना हो गया +3। और तीसरा, श्रम लागत में 20% की कमी आई, तो 20% की कमी आई मतलब 20 का 10% 2, यानी कि 4 की कमी आ गई। ठीक है, इनका टोटल वैल्यू कितना था, 50 + 30 + 20 100 टोटल वैल्यू था। अब देखिए कमी या बढ़ोतरी कितनी की हुई, 2.5 की बढ़ोतरी +3 की बढ़ोतरी, 5.5 की और -4 की, यानी कि 1.5 की बढ़ोतरी हुई ना फिर भी। किस पे, एक पे, यानी कि 100 पे 1.5 की बढ़ोतरी हुई तो इतना ही परसेंट हो गया ना 1.5%। सॉरी, डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल। इस सवाल को एक बार हम रीराइट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये है 6 - 2/3 डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1 - 1/3। ठीक है, ये है। अब यहाँ देखिए बस कैलकुलेशन है छोटा सा, 1 - 1/3 ये क्या हो जाएगा 2/3, और 2/3 जब 1/2 से गुना होगा तो 2 2 कैंसिल 1/3 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 1/3। अब ये 1/3 1/6 में जुटेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं 1/3 को 2/6, ये हो जाएगा 3/6, और 3/6 कितना होता है 1/2। क्लियर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मिल गया हमें। अब यहाँ पे है 6 - 2/3, डिवाइड को इंटू कर लेते हैं तो 1/2 ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा रेशियो 2 हो जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/2 थी ना, तो 1/2
था डिवाइड के साथ, तो डिवाइड को जब इनटू में मल्टीप्लाई चेंज करते हैं तो ये 1/2 पलट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 6 माइनस 4/3, यानी कि 36 18 माइनस 4 14/3, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, XYZ है, एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जिस रेशियो में इन्वेस्ट करता है उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है। इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो देख लेते हैं, 3 जीरो हटा के ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सब में 3 है, 3 3 3। तो XYZ का इन्वेस्टमेंट हो गया 25 35 और 40। ठीक है, इसको भी आप 5 से काट सकते हैं, जब 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 5 7 और 8। ठीक है, तो वाई का हिस्सा पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, तो 30,000 के प्रॉफिट में वाई का हिस्सा तो 7 होगा ना। टोटल प्रॉफिट यहाँ से कितना, टोटल यूनिट कितना बनेगा, 5 7 5 12 8 20, यानी कि 20 बराबर कितना, 30,000। तो 1 बराबर कितना, 1500। तो 7 बराबर कितना, वाई का हिस्सा ही पूछ रहा है ना, 1500 गुना 7 10,500। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से 1 यूनिट बराबर हो गया 1500, तो 7 यूनिट बराबर हो गया 10,500। 1500 से 105 होता है। ठीक है, अगला सवाल, यह अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि ए और बी जो है एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है 48,000 और 72,000, यानी कि ए और बी के इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं 48 और 72। यही लिख लेते हैं, 1,000 दोनों में से हटा देते हैं, 3 जीरो। ठीक है, बोला कि 1 साल 6 महीने के बाद क्या हुआ कि दोनों ने अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज किया। पहले ने, ये 6 मंथ का है पहले, ठीक है, 6 मंथ का। ए ने क्या किया, अपनी पूंजी को से आधा निकाल लिया, यानी कि 48 से आधा निकाल लिया तो कितना हो गया, 24। और बी ने क्या किया कि 24,000 और इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि 72 और 24 96। ठीक है, ये भी अगले 6 मंथ के लिए। जब भी टाइम पीरियड सेम हो, पहले भी 6 मंथ हो और बाद में भी 6 मंथ हो, मतलब इक्वल हो, 3 3 6 6, तो सीधा इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ए और बी के लिए टाइम पीरियड सेम हो, पहला इंटरवल जो हो वही सेम इंटरवल दूसरा हो, तो ये काट देते हैं, कोई मतलब नहीं इससे। ठीक है, अब यहाँ रेशियो देख लेते हैं, ये हो गया कंबाइंड, जोड़ देंगे इसको, 24 प्लस 48 72, और ये 72 प्लस 96 168। ठीक है, 24 से कट जाएगा दोनों, 24 से 3 बार में 72, और ये 24 से 6 बार में, सॉरी 7 बार में। ठीक है, क्या रेशियो आ गया, 3:7। यहाँ पे भी आप कटा के सीधा लिख सकते थे, 2 और 3, यहाँ से 1 और ये 4, तो 2 1 3 हो जाता, 3 है, 3 और 4 7 हो जाता, 7 है। क्लियर है, तो इसी रेशियो में बटेगा इनका प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 55,000 का हुआ है, तो 55,000 का यहाँ पे 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर कितना हो गया, 55,000। 3 यूनिट प्लस 7 यूनिट, 10 यूनिट बराबर 55,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 5500। तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5500 गुना 7। ठीक है, 7 पचे 35,000 और 3500, 35,000 3500 और 30,500, ऑप्शन नंबर सी। ये अगला सवाल है, इसमें दिया हुआ है एक टेबल, इसमें बता रहे टेबल में कि 5 वर्कर के 4 दिनों का इनकम दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि जो सी है उसका एवरेज इनकम इन 4 दिनों का कितना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, चारों दिनों का इनकम जोड़ के उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे हम एवरेज के सवाल बनाते हैं कि सी को देख लेंगे, इसमें मिनिमम क्या एवरेज आ सकता है, एक रफ आइडिया लगा लेंगे। तो मैंने रफ आइडिया लगाया कि सी का एवरेज इनकम हर जगह 220 मुझे दिख रहा है कि 220 बनाया जा सकता है, तो 220 मान लिया। ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें चेंजेज हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हर एक दिन का एवरेज 220 बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले दिन का जो एवरेज है ये तो 220 ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है। आप देखिए तीसरे दिन का एवरेज 220 से 5 कम है, और चौथे दिन का एवरेज 220 से 5 ज़्यादा है ना। तो ये 5 चौथे दिन का एवरेज इसको जब दे देंगे तीसरे दिन को, तो ये आपस में हो जाएगा दोनों 220, यानी कि इन दोनों को भी अब टच करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, सबका 220 हो गया, सिर्फ डे 2 बचा हुआ है, तो डे 2 के पास 220 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। यदि इस 10 को साइड कर लें तो इसका भी एवरेज 220 हो जाएगा, यानी कि अब सबका एवरेज 220 हो चुका। मेरे पास एक्स्ट्रा में कितना बच रहा है, वो 10 जो हमने डे 2 से साइड किया था। अब ये 10 चारों में बटेगा, क्योंकि चारों का 220 हो चुका है,
तो चारों में जब इस 10 को बांट देंगे तो ये हो जाएगा 2.5, यानी कि 220 प्लस 2.5 222.5, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ये अगला सवाल है। इसमें बोला है कि एक शहर में साक्षर लोगों की वर्तमान संख्या 25,000 है और पुरुषों की संख्या में 5% की कमी आती है, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो कुल संख्या 25,250 हो जाती है। यानी कि शहर में साक्षर लोगों की टोटल संख्या कितनी है? 25,000 सवाल में दिया हुआ है। और बढ़ के कितनी हो जाती है? 25,250, यानी कि कितनी बढ़ गई? 250 बढ़ गई। ठीक है, 250 बढ़ने का मतलब है कि 25,000 का 250 यानी कि कितना बढ़ गया? 1% बढ़ गया। क्लियर है? 25,000 का 250 कितना? 1% होता है। अब इसने अगले लाइन में बोला है कि पुरुषों की संख्या में 5% की कमी आती है, तो मैन है और वुमेन है। मैन की संख्या में 5% की कमी आती है, यानी कि -5%, और वुमेन की संख्या में +10% की बढ़ोतरी होती है। तो जो इफेक्टिव है वो 1% है ना? सवाल में दिया हुआ 1% हो जा रहा है इफेक्टिव चेंज। ठीक है, 1% की बढ़ोतरी है ये, +1%। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं एलिगेशन लगा के कितना हो जाएगा मैन और वुमेन का रेशियो। तो ये हो जाएगा 10 - 1 और ये हो जाएगा 1 - -5। क्लियर है? तो ये हो गया 9:6, यानी कि 3:2 का रेशियो है मैन और वुमेन का। क्लियर है? तो पूछ रहा है कि शहर में साक्षर पुरुषों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 3। कितने में? 5 में। ठीक है, यदि टोटल को 5 मान रहा है तो पुरुषों की कितनी हो जाएगी? 3। और सवाल में दिया हुआ है वर्तमान संख्या 25,000 है, तो 25,000 5 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू है 25,000, तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी? 5,000। 1 यूनिट हो गई 5,000, 1 यूनिट। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि मैन कितने? 3 यूनिट है ना, तो 3 यूनिट बराबर 15,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक बेकर ने 10 किलो प्रीमियम आटा मंगवाया और कुछ आटा जो है दूसरी क्वालिटी का। ठीक है, मतलब एक प्रीमियम आटा मंगवाया 10 किलो और एक दूसरी क्वालिटी का आटा मंगवाया, और ये भी बोला है कि प्रीमियम आटे का जो कीमत है वो नॉर्मल आटे की कीमत से 2 गुना है। लेकिन गलती से क्या हुआ कि ऑर्डर में एक्सचेंज हो गया, मतलब जितना उसको प्रीमियम आटा मंगवाना था उतना नॉर्मल आटा आ गया, और जितना नॉर्मल आटा मंगवाना था उतना प्रीमियम आटा आ गया। इससे क्या हुआ, जो कॉस्ट हुआ वो 25% बढ़ गया। सॉरी, कॉस्ट में 25% की कमी आई, यानी कि कॉस्ट 25% कम हो गया। तो पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसमें प्रीमियम आटे और मानक आटे, मतलब जो नॉर्मल आटा है, उसकी क्वांटिटी का रेशियो क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को दिया हुआ है जो प्रीमियम आटा है, ठीक है, एक नॉर्मल आटा है। तो प्रीमियम आटा 10 किलो है, हमने मान लिया कि नॉर्मल आटा x किलो रहा होगा। ठीक है, हमें रेशियो चाहिए किसका? 10 और x का। ठीक है, यही रेशियो चाहिए हमें। तो x मान लिया हमने नॉर्मल आटा। अब बोल रहा है कि जो प्रीमियम आटे का कीमत है वो 2 गुना है नॉर्मल आटे से। तो नॉर्मल आटे का कीमत 1 मानते हैं तो प्रीमियम आटे का कीमत 2। सेम सवाल पिछले सेट में भी था, आई थिंक शिफ्ट 3 या शिफ्ट 2 12 सितंबर पे सेम सवाल था। ठीक है, तो नॉर्मल आटे का कीमत यदि 1 है तो प्रीमियम का 2 मान लिया हमने। तो यहाँ से जो बिल बनेगा वो कितना बनेगा? यहाँ से 20 बन जाएगा और यहाँ पे x, मतलब टोटल बिलिंग कितनी की होगी? 20 प्लस x की। ये क्वांटिटी है 10 किलो 2 कैरेट से 20 रुपया, और x किलो 1 कैरेट से x, यानी कि टोटल बिलिंग कितने की होगी? 20 प्लस x की होगी। अब हुआ क्या कि गलती से एक्सचेंज हो गया प्रीमियम और नॉर्मल आटे का। हुआ क्या कि 10 किलो इसको मंगवाना था तो 10 किलो नॉर्मल आटा आ गया और प्रीमियम आटा x किलो आ गया। रेट तो वही है, प्रीमियम आटे का 2 और नॉर्मल आटे का 1, तो इससे चेंज क्या हुआ? टोटल बिलिंग हो गई 2x प्लस 10 की। और अब जो बिलिंग हुई वो 25% कम हुई है किससे? पुराने वाले बिलिंग से। तो यदि पुराना बिलिंग ये है तो इसका 75% ये हो जाएगा ना, 25% कम हो गई। ठीक है, क्लियर है? यानी कि ये यदि 5 है तो ये, सॉरी, ये यदि 4 है तो ये 3 हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर?
तो हमने निकाल लिया यहाँ से कि 20 प्लस एक्स, ये जो पुरानी बिलिंग वैल्यू आ रही थी, डिवाइडेड बाय जो अब की बिलिंग वैल्यू आ रही है 2x प्लस 10, इनमें जो रेशियो है वो 4:3 का है, मतलब 25% की कमी आ गई। तो 4 से जब 25% कम होगा तो 1 कम होगा, 4 का 25%, 25% बराबर क्या होता है 1/4। तो कोई चीज़ यदि 25% कम होता है तो 4 से 1 कम होता है तो 3 हो जाता है ना। तो इसकी पुरानी बिलिंग 4 की थी, ठीक है, तो 1 कम होकर नई बिलिंग 3 की हो गई, ये रेशियो है। यहाँ से आप निकाल लीजिए आसानी से, ये हो जाएगा 60 प्लस 3x बराबर 8x प्लस 40। 5x बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 2। यहाँ से x बराबर आ गया 2। क्लियर? यानी कि आपको रेशियो पूछा था किसका, 10 और x का, प्रीमियम आटे की क्वांटिटी और नॉर्मल आटे की क्वांटिटी, यानी कि 10:x की वैल्यू 2 आई है ना। तो 10:2 कितना हो जाएगा 5:1। ऑप्शन में नहीं है क्या, कुछ गलत हो गया? 20 यहाँ से हो गया प्लस 10, 2x प्लस 10, ये हो गया 20 प्लस x इक्वल टू 4, 2x प्लस 10 इक्वल टू 3, 60 प्लस 3x 8x प्लस 40, यानी कि 5x बराबर 20। अच्छा, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर 20, यानी कि x बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर आ गया 4, इसमें इसमें गलती हो गई थी। तो x बराबर 4 आ गया तो ये हो जाएगा 10:4, यानी कि 5:2, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक वेंडर है जो कि 15 खिलौने 300 रुपये के बेचता है, सॉरी 3000 के, तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% प्रॉफिट का मतलब क्या है? 25% प्रॉफिट का मतलब है 25 बराबर 1/4, रेशियो में लिखेंगे तो 25% को, यानी कि 4 की चीज को वो 5 में बेच रहा है। 25% प्रॉफिट का मतलब यही है कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बता रहा है सवाल में कि 15 खिलौने वो 3000 के बेच रहा है, तो एक खिलौने कितने में बेच रहा होगा, ये निकाल सकते हैं। जब 15 खिलौने 3000 के बेच रहा है तो एक टॉय कितने में बेच रहा है? एक टॉय की एसपी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 200 रुपये, ठीक है। अब बोल रहा है कि बेच के 25% की प्रॉफिट कमा रहा है ये, तो 200 पे बेच के 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस यदि 200 है 5 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू 160 हो जाएगी, यानी कि ये सीपी हो गई और ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। अब बोल रहा है कि उसे इसी खिलौने को 10% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो 10% यदि लाभ कमा रहा है तो 160 पे 10%, यानी कि 16 बढ़ा देंगे 160 का 10%, तो कितने में बेचेगा? 10% बढ़ा के 176 में बेचेगा। 176 में क्या बेच रहा है? एक खिलौने। तो पूछ रहा है कि 2816 रुपये में कितने खिलौने बेचेगा। तो 2816 को 176 से डिवाइड कर लीजिएगा एक खिलौने की कीमत से, तो निकल जाएगा कितना खिलौना। तो ये आंसर आ गया 16। क्यों? क्योंकि जब ऊपर वाले 6 को आप डिवाइड कीजिएगा 6 से, तो या तो 1 देगा या तो 6 देगा, ठीक है, क्योंकि 6 गुना 1 ही 6 होता है, या तो 6 गुना 6 6 होता है, ठीक है, या तो आंसर 1 होगा या तो 6 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें 1 वाला तो है नहीं जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, यानी कि 6 वाला आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप जब डिवाइड कीजिएगा तो 1760 10 बार में, 5 बार में हो जाएगा 880, यानी कि 1760 880 हो जाएगा 2640, ठीक है। तो 2640 से 1 बढ़ेगा और 176, यानी कि 16 बार में। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला है एक व्यापारी है, ट्रेडर, वो 150 रुपये प्रति किलो पे चाय को बेचता है, जिससे उसे 25% की हानि होती है। 150 पे बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी कि 25% का मतलब क्या हो गया? 25% का मतलब है कि चार चार की चीज़ को 3 में बेच रहा है, और उसने दिया हुआ है कि 150 सेलिंग प्राइस है उसका, यानी कि सीपी कितना रहा होगा 200। मतलब जो पहले ब्रांड का चाय है T1 मान लेते हैं, उसका सीपी कितना है 200 और एसपी 150। अब दूसरा बोल रहा है कि एक दूसरी ब्रांड की चाय है, उसको 200 पे बेचता है, जिससे उसे 20% की हानि होती है। और 20% हानि का मतलब क्या है कि 5 की चीज़ को वो 4 पे बेच रहा है, रेशियो में 20% को लिखते हैं 1/5, यानी कि 5 की चीज़ को 4 पे बेच रहा है, तो 5 उसकी सीपी हो गई और 4 उसकी
सेलिंग प्राइस हो गई, और 4 की वैल्यू दी हुई है 200, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। यानी कि जो T2 है, दूसरे तरह का चाय है, उसका कॉस्ट प्राइस है 250 और पहले चाय का कॉस्ट प्राइस है 200। अब बोला दोनों ब्रांड की चाय को सेम अनुपात में मिला लिया, तो जब भी सेम अनुपात में मिलाएंगे तो एवरेज निकल जाता है दोनों प्राइस का। तो जो नया चाय बन के आएगा वो 250 और 200 का एवरेज हो जाएगा, यानी कि 225। ठीक है, नए चाय का कीमत कितना आ गया 225। बोल रहा है कि 225 की चाय को, मिश्रण को 175 में बेच देता है तो उसको कुल हानि कितनी होती है। ठीक है, 175 में बेचेगा 225 की चाय को, कितनी की हानि हो जाएगी, 50 की हानि। कितने पे, 225 पे निकाल लीजिए। 50 की हानि 225 पे परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 से ये 2 बार में कटेगा, 25 से ये 9 बार में कटेगा। और आप लोगों को पता है कि 1/9 11.11 होता है, 1/1। तो 2/9 कितना हो जाएगा, 2/9 इंटू 100 ही है ना, ये हो जाएगा 22.22, 22.22। और ये हो क्या रहा है, प्रॉफिट या लॉस। 225 की चीज़ को 175 में बेच रहा है तो लॉस ही हो रहा है ना। तो लॉस कितने का, 22.22 का। क्लियर है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक शुद्ध स्प्रिट है और 64 लीटर के कंटेनर, मतलब जो कंटेनर है उसमें 64 लीटर स्प्रिट है, मतलब शुद्ध प्योर स्प्रिट, इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं है। इसमें से 8 लीटर निकाला गया और पानी भरा गया, फिर 8 लीटर निकाला गया, पानी भरा गया, 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट किया गया। मतलब 3 बार क्या किया गया, 8 लीटर निकाला गया मिक्सचर से, फिर पानी डाला गया। तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ स्प्रिट है ना, तो फॉर्मूला इसका हम बताए थे। ठीक है, फॉर्मूला से ये सवाल ज़्यादा आसानी से बनता है कि जो ओरिजिनल वेट होगा, ओरिजिनल वेट कितना है 64, किसका, स्पिरिट का। इसको करेंगे 1 माइनस जितना क्वांटिटी निकाल रहे हैं 8 डिवाइडेड बाय जितनी टोटल क्वांटिटी है 64। ठीक है, कितने बार ये प्रोसेस दोहरा रहे हैं, तो 3 बार कर रहे हैं, तो पावर 3। ये जो अब निकलेगा स्पिरिट का फाइनल क्वांटिटी निकलेगा, ये स्पिरिट की इनिशियल क्वांटिटी होती है। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी हम लोग निकाल रहे होते हैं, और ये ओवरऑल क्वांटिटी, यदि उसमें स्पिरिट वाटर सब है तो उसकी भी क्वांटिटी लिख लेते हैं 64। ठीक है, यहाँ पे 64 ओवरऑल क्वांटिटी है, स्पिरिट है, वाटर है, जितनी भी चीज़ मिली हुई है उस सॉल्यूशन में, सबकी क्वांटिटी। और ये 64 है सिर्फ स्पिरिट की इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ लगा देते फॉर्मूला, ये हो जाएगा 64, 1 माइनस 8/64 हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा 7/8 का पावर 3, यानी कि आ गया 64 इंटू 343 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर को छोड़ देते हैं, 8 लिख लेते हैं, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 से 64 कट गया, ये आ गया 343/8। ये क्या है, इस जो कंटेनर में फाइनल स्प्रिट बचा है उसकी क्वांटिटी है। तो यहाँ से 8 चौके 32, मतलब 320 भी रहता तो 40 बार में कट जाता। ये 320 भी रहता तो 40 बार में कट जाता, तो 40 से ज़्यादा आंसर हो जाएगा 42.88। ठीक है, सवाल बनाने से पहले एक बार आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि मुझे कितने दूर तक सॉल्व करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन इतना दूर दूर होता है कि बिना सॉल्व किए आप टिक मार सकते हैं, और पता चला कि आपने पूरा सवाल ही बना दिया और फिर ऑप्शन देखा कि अरे ऑप्शन में तो सारे वैल्यू दूर दूर थे, बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो बहुत बार हमें पहले, सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक जूस वेंडर है जो वाटर और प्योर ऑरेंज जूस को मिक्स करके बेच रहा है और सीपी पे बेच रहा है, मतलब जो उसका प्योर जूस का जो सीपी था कॉस्ट प्राइस उस पर बेच रहा है, और 20% का प्रॉफिट कमा दे रहा है। तो 20% प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या हुआ कि वो 20% के बराबर उसमें पानी मिला रहा है, क्योंकि यदि किसी सामान को उसके सीपी पे ही बेचा जा रहा है, मतलब जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेच रहा है, ठीक है, फिर भी 20% कमा रहा है, यानी कि 20% वो ऐसी चीज़ दे रहा है जिसका कोई कीमत ही नहीं है। कहने का मतलब, यदि 100 रुपये की चीज़ को कोई बेच के 120 रुपया कमा लेता है, यानी कि इस 120 रुपये में 100 रुपये का तो ओरिजिनल प्रोडक्ट है और 20 का कुछ मिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पे 100 रुपये का ओरिजिनल प्रोडक्ट में क्या है, जूस, और 20 रुपये का क्या मिक्स किया, वाटर। यानी कि वाटर और जूस का रेशियो क्या हो गया,
20:100, यानी कि 1/5। सवाल में बस यही बनाने बोला है। आप यदि सवाल सोचिएगा तो इसमें आसानी से बन जाएगा, देखिएगा और टिक मार दीजिएगा कि यदि कोई बंदा किसी चीज को कॉस्ट प्राइस पे बेच के 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि उसने 20 प्राइस में कुछ घपलेबाजी की है 20% में, यानी कि 100 रुपये के जूस में उसने 20 रुपये का पानी मिला दिया है। ठीक है, 100 रुपये का जूस है तो 20 रुपये का पानी है, तभी 100 की चीज को 120 में बेच रहा है। ठीक है, वो बता रहा है कि 120 ही मेरी सीपी है, लेकिन जबकि उसमें 20 रुपये का क्या है, पानी है, 100 रुपये का ही जूस है, तो जूस और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा? क्लियर है? 100:20, यानी कि 5:1। अच्छा सॉरी, इसमें वाटर जूस का पूछ रहा है, तो 20:100, यानी कि 1:5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल, इसको ऐसे भी देख सकते थे, वैसे इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक कार एक निश्चित दूरी का 40% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या है? तो आपको एवरेज स्पीड पता है, एवरेज स्पीड क्या होता है? ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हमने 100 मान लिया, दिया हुआ नहीं है, 100 टोटल डिस्टेंस मान लिया कि 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, तो टाइम क्या लगेगा? पहले 40% को, यानी कि 100 किलोमीटर का 40% कितना किलोमीटर, 40, 20 के स्पीड से चल रहा है तो कितना टाइम लग जाएगा? 40 डिस्टेंस 20 के स्पीड से इतना टाइम लग जाएगा। बचे हुए 60% को 30 किलोमीटर प्रति, यानी कि शेष दूरी, तो 40 हो गया, 60 बचा, तो 100 का 60%, यानी कि 60 किलोमीटर को किस स्पीड से, 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो कितना टाइम लग जाएगा? 60/30। ठीक है, टोटल दूरी 100, टाइम कितना हो गया, यहाँ से यहाँ टाइम हो गया 2 घंटा, और यहाँ टाइम हो गया 2 घंटा, 4 घंटा, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया इसका एवरेज स्पीड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ गलत कर दिया क्या? 2 2 4। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि ए और बी एक पार्क के अराउंड जॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर पार्क है और उसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है 1.2 किलोमीटर। ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है, इस पे ए और बी जॉगिंग कर रहे हैं और एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग 6 AM। ठीक है, यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया, ए और बी ने, और इस पार्क का जो पेरीमीटर है वो है 1.2 किलोमीटर। ठीक है, इस पॉइंट से जब इन्होंने स्टार्ट किया और दोनों ने ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट किया। ठीक है, ए मान लेते इधर गया, बी इधर गया, और ए का स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का स्पीड दिया हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दो चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है तो उनका स्पीड क्या होता है? जुड़ता है। तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 5 और 7 12 हो जाएगा। ठीक है, ये लोग मॉर्निंग 6 AM पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा दूरी कवर करने में, जब मान लेते हैं ये लोग किसी भी पॉइंट पे मिले, मान लेते हैं यहाँ मिला, ए इधर से आता हुआ यहाँ आ गया और बी इधर से आता हुआ यहाँ आ गया, दोनों यहाँ पे मिल गए ए और बी। जब यहाँ मिले तो दोनों ने कंबाइंड कितना डिस्टेंस कवर किया? ए ने कुछ दूरी कवर की होगी और बी ने कुछ दूरी कवर की होगी, दोनों ने मिलकर 1.2 किलोमीटर ही कवर किया ना। ठीक है, तो कितना टाइम लिया होगा? तो ये निकाल लेते हैं, 1.2 किलोमीटर कवर किया दोनों ने, किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड 12 ही इनकी। ठीक है, ठीक, तो कितना टाइम लग गया? 1.2 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, यह आ गया 1/10 आवर। ठीक है, 10 से कट जाएगा 1/10 आवर, और 1/10 आवर को जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 6 मिनट में ये लोग मिल गए यहाँ पे। ठीक है, कुछ टाइम ए को लगा, कुछ टाइम बी को लगा, मतलब दोनों को 6 ही मिनट लगा। कुछ डिस्टेंस ए ने कवर किया, कुछ डिस्टेंस बी ने कवर किया, 6-6 मिनट में। ठीक है, और यहाँ पे मिल गए लोग फर्स्ट 6 मिनट में। ये लोग पहली बार मिलते हैं। सवाल में पूछ रहा है कि पांचवी बार किस समय पे मिलेंगे? पहली बार जब 6 मिनट पे मिल रहे हैं तो पांचवी बार 30 मिनट पे मिलेंगे, 30 मिनट पे पांचवी बार मिलेंगे,
6 बजे शुरू किया है तो 6:30 पे 5वीं बार मिलेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वापस से देखिए। ठीक है, आइए अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 सेंटीमीटर केंद्रीय कोण वाले वृत्त का एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, एक सर्कल है और सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। पूछ रहा है कि एक इसमें सेक्टर है सर्कल का जो कि 90 डिग्री का है, ये उसका एरिया क्या होगा? तो चूंकि 360 डिग्री, जब पूरा सर्कल का बात करते हैं तो 360 डिग्री के लिए एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। 1/4 पाई हो गया 22/7 और आर स्क्वायर हो गया, आर की वैल्यू 7 दी हुई है ना, तो 7 × 7 49, ये 7 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 11, यानी कि 77/2, 38.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है कि 150 डिग्री का रेडियन माप क्या होगा? तो रेडियन में बदलने के लिए इसको पाई बाय 180 से डिवाइड कर देते हैं ना, यानी कि जब डिग्री को आप लोग रेडियन में बदलिएगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा पाई बाय 180 से। तो 150 को जब आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा, 30 से कट जाएगा, 30×5 150 और 30×6 180, पाई बाय 6, ऑप्शन नंबर ए। ये अगला सवाल है, इसमें बोला 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सेम सवाल जो 16 नंबर था वही रिपीट हुआ है, बस डेटा अलग है। 360 डिग्री के लिए जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो 120 डिग्री इसके 1/3 के लिए एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 3 होगा ना। ठीक है, 1/3 हो जाएगा, एंगल 1/3 है तो एरिया भी 1/3। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3 और आर स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अच्छा पाई की वैल्यू एज इट इज ऑप्शन में दी हुई है तो इसको पाई ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 64 पाई बाई 3 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल। इसमें बोला है इसमें से कौन सी रेखा 3x + 2y = 5 के समांतर है? तो जिस भी सवाल में 3x और मतलब x और y का कोफिशिएंट सेम होगा, बस ये c वाला कंपोनेंट सेम नहीं होगा, कांस्टेंट कंपोनेंट, तो वो उसके समांतर हो जाएगी। बताए हुए थे हम लोग, पहले भी देखा हुआ है ये सवाल, पहले शिफ्ट में आई थिंक, कि यदि a1 दो लाइन का इक्वेशन है, a1x + b1y = c1 और दूसरा है a2x + b2y = c2, तो दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर कब होते हैं? जब a1 a2 का रेशियो बराबर होता है b1 b2 के, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 c2 के। जैसे ही c1 c2 के बराबर हो जाएगा तो दोनों लाइन एक ही हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, यानी कि 3x और 2y का मल्टीपल कौन सा है इसमें, मतलब रेशियो किसके साथ बराबर हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए 3x और 2y है ऑप्शन नंबर ए में। बस ये ध्यान में रखिएगा कि कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं हो जाए। यदि इसका x और y का कोफिशिएंट बराबर हो जाए तो वो पैरेलल होगी, समांतर होगी। बस c वाला कंपोनेंट कांस्टेंट वाला कंपोनेंट बराबर नहीं होना चाहिए। यदि बराबर हो जाएगा तो दोनों लाइन ही सेम हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल। एक सवाल ये रह गया। अगला सवाल, इसमें बोल रहा है कि साइन 90 - x = cos 2x, तो x की वैल्यू क्या है? तो साइन 90 - x cos 2x, जब भी साइन a बराबर cos b हो तो आप लोग a + b = 90 डिग्री सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a + b 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि 90 - x + 2x = 90 डिग्री। यहाँ से 90 90 कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, ये हो जाएगा x = 0। अगला सवाल, x की वैल्यू दी हुई है और x² - 4√5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो x² का वैल्यू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू √5 + 2 है तो x² हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5
प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2√5 यानी कि 4√5 और माइनस में 4√5 4√5 कैंसिल आउट, कितना आंसर हो जाएगा 10, सॉरी 5 4 9, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इसमें बोल रहा है कि दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड, एक है ए बी सी और एक है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये मान लेते हैं ए बी सी है और ये है एक्स वाई जेड। इसमें बोला है कि ए बी एक्स वाई के बराबर है यानी कि ये वाला बराबर है इसके, बी सी वाई जेड के बराबर है, बी सी वाई जेड के बराबर है, और जेड जेड एक्स सी ए के बराबर है, ये इसके बराबर है। तो यदि दो ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है ना, सर्वांग सम होती है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और कौन सा कॉन्ग्रुएंट, एस एस एस, साइड साइड साइड, ठीक है, क्योंकि तीनों की साइड बराबर होने से ये सर्वांग सम हुई है ना, तो तीनों साइड बराबर होने से जब सर्वांग सम हो जाती है कॉन्ग्रुएंट, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, इसमें बोल रहा है कि ए और बी पूरक कोण है, तो ए और बी पूरक कोण होने का मतलब है कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बोल रहा है साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, टेन बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर यदि 3.5 है तो ए के जगह पे यदि हम लोग 90 माइनस बी लिख सकते हैं ना, यहाँ से ए बराबर 90 माइनस बी, तो 90 माइनस बी लिखेंगे, यह आ जाएगा 3/5, और साइन 90 माइनस बी क्या होता है, कॉस बी, यह आ गया 3/5। आपसे पूछ रहा है 10b की वैल्यू, ठीक है, आपको पता है कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, और कॉस बी बी बटा एच होता है, क्लियर है। यदि 3b की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 5 है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट है। तो 10b क्या होता है, 10b होता है p बाई बी, तो p बाई बी यानी कि p की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3 यानी कि 4/3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल, एक चक्रीय चतुर्भुज है और उसमें एंगल ए दिया हुआ है, एंगल सी पूछ रहा है, तो 100 है तो 180 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि जो चक्रीय चतुर्भुज होती है ना उसमें आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, ये याद रखिएगा। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है, चक्रीय चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, उसमें एंगल ए और एंगल सी का सम होता है 180 डिग्री। उसी तरह एंगल बी और एंगल डी का सम होता है 180 डिग्री, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अगला और आखिरी सवाल है आज का, इसमें बोल रहा है कि साइन 2a माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर 1/4, ठीक है, ये मिस्टेक है सवाल का, प्रिंटिंग मिस्टेक, ये साइन 2a नहीं है सवाल में, जो ओरिजिनल सवाल है वो है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं, इसमें आपसे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पूछ रही है, तो साइन स्क्वायर ए को भी कॉस स्क्वायर ए में बदल देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए को जब कॉस स्क्वायर ए में बदलेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस कॉस स्क्वायर ए पहले से दिया हुआ है, इक्वल टू 1/4, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/4, यह आ जाएगा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। क्या पूछा आपसे, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर ए आ गया 3/4, और यहाँ से 2 इधर जाएगा तो 3/8, ठीक है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/8, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शिफ्ट के साथ, 13 सितंबर शिफ्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बाय।